दोस्तों, आज के चक्रव्यूह में हम अमित मालवीय की चर्चा करेंगे। उसी अमित मालवीय की जो अमित शाह के बाद देश में सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। हाँ तो दोस्तों, सबसे पहले ये जान लें कि आखिर हुआ क्या। 10 जून को कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा, आप खुद उन्हीं से सुनिए। अब जो आरोप सामने आया है उसमें बीजेपी के नेता और उनकी आईटी सेल, जिसको मैं फेक न्यूज की फैक्ट्री कहती हूं, उसके सरगना अमित मालवीय पर आरएसएस के एक नेता ने यौन शोषण का गंभीर आरोप लगाया है। संघ परिवार के नेता हैं शांतनु सिन्हा, वो बीजेपी के बंगाल के पदाधिकारी राहुल सिन्हा के भाई हैं, एबीवीपी के सदस्य रह चुके हैं, हिंदू संघ के प्रमुख हैं। उनका कहना है कि बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय बंगाल में औरतों का यौन शोषण करते हैं और सिर्फ 5 सितारा होटलों में ही नहीं, बीजेपी के दफ्तर तक में यह काली करतूतें चलती हैं। उन्होंने बंगाली में ट्वीट करके, बांग्ला में ट्वीट करके यह भी लिखा है कि बीजेपी नेताओं में होड़ लगी हुई है औरतों की आपूर्ति करने की। उनका कहना है कि ये सब लोग मिलकर, और अमित मालवीय का नाम लेकर उन्होंने कहा है, औरतों का यौन शोषण करते हैं। ये आरोप कांग्रेस पार्टी का नहीं है, यह आरोप संघ के एक व्यक्ति का है जो बीजेपी से जुड़ा हुआ है। मैं जानना चाहती हूं, बीजेपी की आईटी सेल है या दरिंदों का जमावड़ा है? ये वही बंगाल है जहां संदेश खाली में महिला उत्पीड़न का झूठा आरोप लगाकर भाजपा ने आसमान सर पर उठा लिया था, जहां राजभवन की एक महिला कर्मचारी ने राज्यपाल सीरी आनंद बोस पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था, परंतु भाजपा मौन धारण किए रही और अब अमित मालवीय पर संघ कार्यकर्ता ने आरोप लगा दिया। इस पर अमित मालवीय ने संतानों को 10 करोड़ का मानहानि का नोटिस भेजा, जबकि वो 10 पैसे की इज्जत का भी मालिक नहीं है। साथ ही पोस्ट डिलीट करने और बिना शर्त माफी मांगने को कहा। 11 जून को संतानों ने अमित मालवीय से बिना शर्त माफी मांग ली, मगर यह भी कहा कि मुझे इस बात पर बेहद दुख है कि देश की सबसे घटिया और भ्रष्ट राजनीतिक पार्टी कांग्रेस अमित मालवीय और भाजपा के खिलाफ नफरत का अभियान चला रही है। उसने कहा, मैं ये स्पष्ट संदेश देना चाहता हूं कि इस पोस्ट का उद्देश्य मालवीय को बदनाम करना नहीं था, बल्कि ये एक चेतावनी थी कि वो हनी ट्रैप में न फंसे। संतानों ने कहा कि अगर मेरी पोस्ट से मालवीय को ठेस पहुंची है और मेरी पार्टी की छवि खराब हुई है तो मैं इसके लिए दिल से दुख व्यक्त करता हूं। परंतु विवादित पोस्ट हटाने से उसने इनकार कर दिया। प्रश्न यह है कि क्या अमित मालवीय चेतावनी और आरोप का अंतर नहीं जानते? कांग्रेस अगर अमित को बदनाम कर रही थी तो उन्होंने संतानों को मानहानि का नोटिस भेजकर बिना शर्त माफी मांगने और पोस्ट हटाने के लिए क्यों कहा? संतानों ने पोस्ट क्यों नहीं हटाई? इससे ये बात स्पष्ट होती है कि अब आरएसएस की भाजपा पर नहीं चलती। अगर ऐसा नहीं होता तो संतानों एक दिन के अंदर नीतीश कुमार की तरह पलटी खाकर अपना बयान वापस नहीं लेते। एक दिन आरोप लगाया, दूसरे दिन वापस ले लिया। अब आप जरा भागवत जी के प्रवचन को याद करें जो उन्होंने अभी अभी दिया है। उन्होंने कहा कि सच्चा सेवक अहंकारी नहीं होता। ये बात उन्होंने उस समय कही जब प्रधानमंत्री मोदी संख्या में आ गए, जब तक कि उनका अहंकार आसमानों से बातें कर रहा था और वो
मोदी की गारंटी की रट लगाए हुए थे, उस वक्त भागवत जी जो है वो सोए हुए थे। अब जब देखा कि मोदी कुछ कमज़ोर हुए हैं तो ये जो है वो शेर बन गए और जो है उनको प्रवचन सुनाने लगे। परंतु हमारे समाज का हाल भी कुछ बहुत अच्छा नहीं है। महिलाओं के उत्पीड़न के बारे में बहुत ज़्यादा संवेदनशीलता का अभाव है। इससे पहले आईआईटी बीएचयू में गैंग रेप हुआ। सक्षम पटेल, कुणाल पंडेर और अनंत चौहान ये सब आईटी सेल के मेंबर थे। लेकिन भाजपा ने क्या किया? भाजपा ने उनको पकड़ा नहीं। ये जो हमारे योगी जी हैं, जो 0% टॉलरेंस की बात करते हैं, इन्होंने उनको मध्य प्रदेश पहुंचा दिया। उस समय मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहे थे, तो इन लोगों ने जो है वहाँ की आईटी सेल में बैठकर बहुत ज़्यादा भाजपा का चुनाव का प्रचार प्रसार किया। और जब वो काम निकल गया और यहाँ पर जो है वो आंदोलन बहुत बढ़ गया, तो इनको लाया गया और इनकी गिरफ्तारी का ढोंग रचाया गया। मुझे यकीन है कि अभी तक इन लोगों की ज़मानत हो चुकी होगी और ये लोग ऐश कर रहे होंगे। जब आंदोलन चल रहा था, ये हमारे प्रधानमंत्री का जो है वो कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो अचानक एक दिन प्रधानमंत्री का वहाँ से उसी के सामने से बीएचयू के सामने से जो है वो रोड शो होने वाला था। जब उनको पता चला कि रास्ते में जो है वो छात्र बैठे हुए हैं, छात्राएं बैठी हुई हैं और न्याय की गुहार लगा रही हैं, तो उन्होंने उनके पास जाकर उनको जो है विश्वास दिलाने के बजाय अपना रास्ता बदल दिया। इससे पता चलता है कि ये लोग महिलाओं के उत्पीड़न को कितना महत्व देते हैं। आपने सुना होगा, उत्तर प्रदेश के उन्नाव के विधायक कुलदीप सेंगर ने खुद अपनी भतीजी का यौन शोषण किया और फिर जो है वो उनके घर के कई लोगों को जान से मार दिया। यहाँ तक कि वो जो है वो आत्मदहन के लिए योगी के घर के सामने पहुँच गई, परंतु उसकी एक नहीं सुनी गई। बहुत ज़्यादा दबाव बढ़ा तो कुलदीप सेंगर को गिरफ्तार किया गया, लेकिन ये कि कुछ दिनों बाद उनकी ज़मानत हो गई और अब जो है वो घूम रहे हैं। उन्नाव जिस क्षेत्र में आता है उसी में साक्षी महाराज पिछले 3 मर्तबा से जीत रहे हैं। साक्षी महाराज एक कुलदीप सेंगर से मिलने के लिए जेल भी गए थे। इसके बावजूद 2024 में भी उन्नाव की जनता ने भाजपा को जिताकर बता दिया कि उसके नज़दीक इसकी कोई ख़ास अहमियत नहीं है। इसी तरह से आप देखें कि मध्य उत्तर प्रदेश में भाजपा का सफाया हो गया, परंतु कैसरगंज से बृजभूषण के बेटे करण सिंह जीत गए। ये वही बृजभूषण है जिसने महिला पहलवानों का जो है वो शोषण किया और उसके खिलाफ इतना बड़ा आंदोलन चला, लेकिन अभी तक इसके खिलाफ चार्जशीट नहीं दाखिल हुई। गिरफ्तारी तो बहुत दूर की बात है और बीजेपी ने उसको दोबारा उसको यानी उसके बेटे को टिकट दिया और वहाँ की जनता ने उसको जिता दिया। इसी तरह से सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में भी भाजपा के एक एमएलए को जो है वो सज़ा हुई। उनका नाम राम दुलार गौंड है। उनको जो है वो एक बच्ची का उत्पीड़न करने के नतीजे में 25 साल की सज़ा और 10 लाख रुपया जुर्माना लगाया गया एक लोकल कोर्ट के ज़रिए से। वो एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी है रॉबर्टगंज, जहाँ पर के भारतीय जनता पार्टी की जो साथ में अपना दल है उसका उम्मीदवार इस बार हार गया। इससे पहले वो उसका उम्मीदवार था, तो ये एक अच्छी बात है। परंतु आप अगर उत्तराखंड जाएं तो आप देखते हैं कि अंकिता भंडारी के जो हत्यारा है, जिसने उसका शोषण करने के बाद उसकी हत्या कर दी, पुलकित आर्य, उसके पिता विनोद आर्य जो है वो राज्य मंत्री भी रहे हैं और भाजपा के बड़े नेता माने जाते हैं। उस उत्तराखंड में सारी की सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली, यानी अंकिता भंडारी की हत्या और शोषण का लोगों पर कोई असर नहीं हुआ। ऊपर जाएं तो जम्मू आता है, वहाँ पर कठवा कांड हुआ, जहाँ पर के जो है वो मंदिर के अंदर एक छोटी बच्ची 8 साल की बच्ची के साथ जो है वो उसके साथ ज्यादती हुई
उसके साथ जो है वो उसका शोषण हुआ। और इसके बावजूद आप ये देखें कि जिन लोगों ने उन ज़ालिमों को बचाने की कोशिश की, जिस भाजपा ने उनको संरक्षण देने की कोशिश की, वो भाजपा जम्मू की दोनों सीटें जीत गई। इसी तरह से नागालैंड में इतना बड़ा मामला हुआ, अब जाके भागवत जी जागे और उन्होंने ये कहा कि सरकार को जो है उसको प्रायोरिटी पे लेना चाहिए। इतने दिनों तक जो है वो आरएसएस उस पर मौन धारण किए हुए था। सागर आए, मध्य प्रदेश के सागर में एक महिला का शोषण हुआ। वो बेचारी अपने भाई के पास गई, बचाने की कोशिश की, तो दबंगों ने जो है वो भाई को मारना शुरू कर दिया। उनकी माँ जो है अपने बेटे को बचाने के लिए आई तो उसको निर्वस्त्र कर दिया गया। फाइनली वो भाई की हत्या कर दी गई। भाई की हत्या के बाद उस परिवार पर दबाव डालने लगे। ये सब भाजपा के लीडर हैं जिन लोगों ने ये किया। और जब उन्होंने देखा कि वो नहीं दब रहा है तो उसके चचा की हत्या कर दी। और वो लड़की अपने चचा को अस्पताल से लेके घर जा रही थी तो पता चला कि एम्बुलेंस से गिरकर उसकी मौत हो गई। क्या आपने सुना है कि एम्बुलेंस से कोई गिरता है और उसकी मौत हो जाती है? ये दरअसल इस हत्याकांड की फाइल बंद करने की एक साजिश थी, इसलिए कि भाजपा के लोग उसमें शामिल थे और शासन प्रशासन सब उसकी मदद कर रहा था। आपने देखा कि इतना बड़ा कांड होने के बावजूद मध्य प्रदेश की सारी सीटें भाजपा जीत गई। यानी मध्य प्रदेश की जनता को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा कि वहाँ पर जो है वो सरकार क्या कर रही है। आप नीचे कर्नाटक में आए तो कर्नाटक में जो है वो हासन में भारतीय जनता पार्टी की जो सहयोगी दल है वो जनता दल एस, वहाँ पर जो है वो प्रज्वल रेवन्ना वहाँ से इलेक्शन लड़ता है। मोदी जी जाकर कहते हैं कि इनको दिया जाने वाला हर वोट मेरी ताकत को मजबूत करेगा। हालांकि वहाँ पर जो भाजपा के नेता हैं देवराज गौड़, उनको ये पता था कि ये कांड हो चुका है। 6 महीना पहले उनको यूएसबी मिल गई थी। उन्होंने अपने शीर्ष नेतृत्व को बताया था, परंतु उसके बावजूद मोदी जी ने जाके उनके लिए कंपेन किया और उनका प्रचार प्रसार किया। वैसे तो प्रज्वल जो है वो केवल 42,000 वोट से हार गया और अब जो है वो जेल में है। परंतु अगर वो जीत जाता तो हो सकता है मोदी जी उसको महिला विकास मंत्री बना देते। उसको नहीं सही तो उसके चचा कुमार स्वामी को तो उन्होंने जो है वो हेवी इंडस्ट्री यानी बड़ी इंडस्ट्री और स्टील का मंत्री बना ही दिया। हाथरस कांड के बारे में आपने सुना होगा कि हाथरस का में इतना बड़ा अन्याय हुआ कि वो लड़की का जो है वो शोषण हुआ। उसके बाद उसको जो है उसके परिवारजनों को उसकी लाश नहीं दी गई। पुलिस ने जो है उसके ऊपर केरोसिन डाल के उसका अंतिम संस्कार कर दिया। इसके बावजूद आप ये देखिए कि हाथरस में भाजपा का उम्मीदवार जीत गया। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि जनता भी जो है वो इस चीज़ों को बहुत ज़्यादा जो है वो अहमियत नहीं देती। खुद मोदी जी पर जब वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के, उस वक्त 2009 में एक महिला की स्नूपिंग यानी इल्लीगल निगरानी का आरोप लगा था, परंतु गुजरात के लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो जो है वो मोदी जी पर उस ज़माने में भी फिदा थे और आज भी फिदा हैं। तो अगर ये मामला रहा, अगर लोग जो है उन चीज़ों को अहमियत ना दें, अगर लोग जो है वो ऐसे राजनीतिक पक्षों को जो कि इसको बढ़ावा देते हैं, महिला शोषण को, जो कि इसको संरक्षण देते हैं, उसको जो है वो वोट दे करके सत्ता में बिठाएं, तो आखिर महिलाओं का शोषण कैसे कम होगा? देश में महिलाओं का शोषण ख़त्म करने के लिए जनता को जो है वो मैदान में आना पड़ेगा और उन लोगों को जो कि शोषण कर रहे हैं उनको रोकना पड़ेगा और उनको जो है वो अदालत से जो है वो सज़ा दिलवानी पड़ेगी। ये पूरे समाज का मामला है, ये किसी एक वर्ग का कि हाथरस में दलितों का, बिल्किस बानो के मामले में मुसलमानों का या दिल्ली में अगड़ों का, इस तरह का मामला नहीं है। हर महिला का मामला भी नहीं है, बल्कि ये महिला पुरुष सब का मामला है। इसलिए कि हर महिला किसी न किसी पुरुष की बहन, किसी की माँ,
किसी की बेटी, किसी की बीवी होती है। तो पूरे समाज को इसके लिए जो है वो जागरूक होकर कोशिश करना पड़ेगा और लोगों को ये समझाना पड़ेगा कि तुम अगर ये समझते हो कि सत्ता के बलबूते पर तुम अदालत की सज़ा से बच सकते हो, तो याद रखो कि एक दिन तुमको अपने मालिक के सामने जाना है और अपना हिसाब देना है, और वहाँ जो है वो कोई सत्ता काम नहीं आएगी और हर एक को अपने किए की पूरी पूरी सज़ा मिल जाएगी। हाँ तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की समीक्षा। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक या शेयर करें। हम बहुत जल्द किसी और विषय पर आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।